नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जंगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू रखी हुई है। और इस सीरीज़ के तहत हम आपको 11 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 1916 से 1922 ईस्वी तक रहेगा। और ये क्लास हमारी 12वीं रहेगी। और दोस्तों, इस 12वीं क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, जो हमने क्लास 11वीं इससे पहले डाली थी उसमें हमने 1905 से लेकर 1916 तक का इतिहास डिस्कस कर लिया था। और 1905 से लेकर 1916 तक जितने भी इवेंट हुए थे वो सारे के सारे हमने कवर किए थे। आज दोस्तों इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे 1916 से लेकर 1922 तक के इवेंट का। चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए। तो दोस्तों, हुआ क्या, 28 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। और जो होम रूल लीग है वो पूना में की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ये दोस्तों याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई? पूना में की गई। और किस किस तरीके से पूछ लेगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। और कब की गई? 28 अप्रैल 1916 में की गई। बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र हुआ करते थे जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जिनके माध्यम से इन्होंने होम रूल लीग को जो है वो आगे बढ़ाया था। एक होता है मराठा और दूसरा केसरी। ये दोनों किसके होते हैं दोस्तों? समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक जी के। होम रूल लीग का जो पहला अध्यक्ष कहलाए थे वो कौन कहलाए थे? जोसेफ। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध जो कोटेशन था वो कोटेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसी भी वनडे एग्जाम में। मेन कोटेशन जो है वो किसी भी वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि कोटेशन दे देगा और उसमें ऑप्शन दे देगा भी ये कोटेशन किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, वो आपने याद रखने हैं। हम जैसे जैसे वीडियो लगाएंगे या जोन से भी इंपॉर्टेंट कोटेशन आते जाएंगे, मैं आपको साथ के साथ उसी वक्त क्लियर करवा दूंगा। जैसे कि अब बाल गंगाधर तिलक जी का जो प्रसिद्ध कोटेशन था वो क्या था कि सब राज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूँगा। और ये कोटेशन किसके द्वारा लिखा गया था या किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित ये कोटेशन रहेगा। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। दोस्तों, अगर आपसे सिर्फ होम रूल लीग की स्थापना पूछे तो बाल गंगाधर तिलक रहेंगे। और अगर आपसे अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना पूछ ले तो श्रीमती एनी बेसेंट जी ने की थी। और श्रीमती एनी बेसेंट जी आयरलैंड की महिला हुआ करती थी, जिसे हम आयरिश महिला भी बोल देते हैं। और ये 1893 में भारत आई थी। और अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट ही वही महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो दोस्तों, 1916 में सितंबर 1916 में मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर जो है भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसका पूरा नाम अखिल भारतीय होम रूल लीग कह दिया जाता है। दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर होम रूल लीग पूछ ले तो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। और अखिल भारतीय होम रूल लीग पूछ ले तो श्रीमती एनी बेसेंट जी ने की थी सितंबर 1916 में, जो कि मद्रास अड्यार नामक स्थान हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ से 2 जो आपके क्वेश्चन है वो क्लियर करना। कैसे करना? कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे श्रीमती एनी बेसेंट से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आएगा आपका श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की महिला हुआ करती थी, 1893 में भारत आई थी। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला, अगर ये भारतीय शब्द आ जाए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो सरोजिनी नायडू हुआ करती थी। तो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझनी है कि वो पूछना क्या चाहता है। अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, डायरेक्ट प्रथम महिला पूछ ले तो श्रीमती एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो सरोजिनी नायडू रहेगी। श्रीमती एनी बेसेंट के 2 समाचार पत्र हुआ करते थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी वनडे एग्जाम से संबंधित, जिसका नाम था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये दोनों के दोनों श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग का जो अध्यक्ष है वो किसको घोषित किया था? जॉर्ज नामक व्यक्ति हुआ करता था, उसको अखिल भारतीय होम रूल लीग का जो है
अध्यक्ष घोषित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों जो ये स्थापना है, इन सोसाइटी के लोगों को होम रूल लीग में जाना जो है वो निषेध हुआ करता था, मतलब इनका होम रूल लीग में जाना अलाउ नहीं था, आप ऐसा कह सकते हो। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सी सोसाइटी की स्थापना की गई थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। और जो जो इस सोसाइटी से संबंधित लोग हुआ करते थे, इस सोसाइटी के जो भी लोग हुआ करते थे, तो उन लोगों का होम रूल लीग वाले इसमें ग्रुप में जाना निषेध था। 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आंदोलन आया, और जो नील की खेती को लेकर संबंधित था, जो कि किसानों का सत्याग्रह आंदोलन हुआ करता था, 1917 में हुआ था, जिसके जो अध्यक्षता है या इस आंदोलन को किसने संभाला था? महात्मा गांधी जी ने। अगस्त घोषणा हुई थी वो 1917 में हुई थी, और ब्रिटेन होते हैं, ब्रिटेन की संसद में हुई थी यह घोषणा, और इसमें भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी, परंतु इसे वो लागू नहीं कर पाए थे, इसलिए जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया। तो दोस्तों अगर आपसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि किससे संबंधित होता था, तो ये मजदूरों से संबंधित होता था। इसमें मजदूरों से नहीं, इसमें भारतीयों से संबंधित एक ही कहानी है कि भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी, लेकिन वो अपनी बात पर अटल नहीं रहे, वो पलट गए थे अपनी बात से, इसलिए दोस्तों ये लागू नहीं कर पाए, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया, जो कि 1917 में ब्रिटेन की संसद में लाया गया था, जिसको अगस्त घोषणा भी कहा गया। 1918 में खेड़ा आंदोलन आया था, और खेड़ा आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन हुआ करता था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी का साथ वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। दोस्तों 1918 में दो आंदोलन इकट्ठे आए थे। हमने महात्मा गांधी के स्पेशल आंदोलन की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। अगर आपको महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन उन्होंने किए थे, उन सभी आंदोलनों की वीडियो हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने वीडियो नहीं लगाई है तो वीडियो जाकर लगाएं। स्पेशल महात्मा गांधी के आंदोलन पर ही वो वीडियो बनाई गई है, जिससे आपके सारे के सारे आंदोलन जो है वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी के जो जितने भी आंदोलन हैं उनसे संबंधित किसी भी वनडे एग्जाम में कोई भी आंदोलन पूछ लिया जाता है, इसलिए वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों 1918 में महात्मा गांधी ने दो आंदोलन किए थे, एक तो था खेड़ा आंदोलन और एक था अहमदाबाद आंदोलन। तो जो खेड़ा आंदोलन था वो था किसानों से संबंधित, और जो अहमदाबाद आंदोलन हुआ करता था वो मजदूरों से संबंधित। मजदूरों से संबंधित कैसे हुआ करता था? इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी जो है अनसुईया बेन पटेल ने दिया था। इसका अगर आपसे साथ पूछ ले, मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, तो उसमें महात्मा गांधी जी का साथ किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल ने। और जो 1918 में अहमदाबाद आंदोलन हुआ था मिल मजदूरों से संबंधित, उस आंदोलन में महात्मा गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो अनसुईया बेन पटेल हुआ करते थे जो इनका साथ देते थे इस आंदोलन में। दोस्तों इसमें जो है मजदूरों को बोनस देने का वायदा किया गया था अंग्रेजों द्वारा, लेकिन अंग्रेज अपनी बात से मुकर जाते हैं और इन्हें बोनस देने के लिए मना कर देते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इनकी इस प्रॉब्लम का, इन परेशानी का हल निकालने के लिए इस आंदोलन में मजदूरों का साथ दिया था। और ये पहला जो आंदोलन हुआ करता था जिसमें महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो अगर आपसे ये भी पूछ ले, इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि महात्मा गांधी का ऐसा प्रथम आंदोलन कौन सा था जिसमें वो भूख हड़ताल पर भी रहे थे? तो 1918 वाला अहमदाबाद आंदोलन था जो कि मिल मजदूरों से संबंधित था। वो आंदोलन जो है महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन होता था जिसमें वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ जिसे काला कानून कहा गया। दोस्तों इसका जिक्र हमने पहले भी किया था। काला कानून इसे क्यों कहा जाता था? जो काला कानून इसलिए कहा जाता था क्योंकि दोस्तों इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के दायरे पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस इंसान की एक भी बात नहीं सुनी जाती थी, ना दलील, ना अपील, ना वकील। उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं थी अपनी तरफ से कोई भी सुविधा लेने की, इसलिए उसको शक के दायरे पर उठा लिया जाता था और काल कोठरी में डाल दिया जाता था। ना वो वकील कर सकता था, ना वो अपनी कोई राय पेश कर सकता था, इसलिए इसे काला कानून कहा गया दोस्तों, रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में पास किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुई दोस्तों, ये भी आप याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गांधी जी की भारत में पहली बार गिरफ्तारी अगर आपसे पूछ ले तो 10 अप्रैल 1919 को हुई थी पलवल रेलवे स्टेशन से।
आपके HSSC CET के एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन दोस्तों कि महात्मा गांधी जी को पलवल के रेलवे स्टेशन से कब गिरफ्तार किया गया। तो 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया और ये महात्मा गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हुआ करती थी। दोस्तों इसी टाइम इंटरवल के बीच जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें होता क्या है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोस्तों होता क्या है, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो आपका काला कानून आया था, उस काला कानून के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है शक के दायरे में। शक के आधार पर उन 2 व्यक्तियों का नाम हुआ करता था जो दोनों प्रसिद्ध हुआ करते थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम होता था सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे। इनको काला कानून के तहत शक के दायरे पर गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जो दोस्तों इनके जानकार हुआ करते थे या इनके साथी हुआ करते थे, वो ऐसा नहीं मानते थे कि भाई इन्होंने कोई अपराध किया होगा या ये बुरे लोग हैं। तो उन्होंने इनका साथ देते हुए एक भीड़ इकट्ठी की और इनको छुड़ाने की मांग की, क्योंकि काला कानून ऐसे ही हुआ करता था। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें शक के दायरे पर उठाकर कालकोठरी में डाल दिया जाया करता था, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए दोस्तों इन दोनों को छुड़वाने के लिए एक भीड़ इकट्ठी हुई और ये सारी की सारी भीड़ कहाँ चली गई, जलियांवाला बाग में धरना देने लगी ताकि इन दोनों को छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों इस खबर की जो सूचना है वो एक गद्दार व्यक्ति हुआ करता है जिसका नाम होता है लाला हंसराज नामक। लाला हंसराज नामक एक व्यक्ति हुआ करता है जो कि गद्दार व्यक्ति कहलाता है, जिसने अंग्रेजों को जाकर इन सभी सिचुएशन की, इन सभी कंडीशन की जो है वो सूचना दे दी अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने इस भीड़ को हटाने के लिए एक बंदे को नियुक्त किया जिसका नाम होता था जनरल डायर, और जनरल डायर को इस भीड़ को जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसको हटाने का काम सौंप दिया गया। तो जनरल डायर ने ये काम किसको दिया, तोपों और बंदूकों से बहुत से भारतीयों को मार दिया था। मतलब तोपों से और बंदूकों से बहुत से भारतीयों को उसने जान से मार दिया। परंतु 21 साल बाद, देखो दोस्तों हिम्मत माननी पड़ेगी आपको उधम सिंह जी की, कि 21 साल बाद उन्होंने भारतीय की इस मौत का बदला लिया था जनरल डायर को गोली से मारकर। तो दोस्तों उधम सिंह जैसे व्यक्तियों को हमारा सलाम है जो 21 साल तक भारतीयों पर हुए अत्याचार को नहीं भूले। वरना दोस्तों हम किसी इवेंट को, अगर हमारे सामने कोई इवेंट घटता है, हम 1-2 घंटे तक उसे याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद हम फिर से नेचुरल उसी फॉर्म में आ जाते हैं जैसे हम डेली रूटीन हमारा बिहेव होता है। लेकिन दोस्तों उधम सिंह जी एक महान व्यक्ति कहलाए, क्योंकि 21 साल तक उन्होंने एक दर्द दबाए रखा अपने दिल में कि हमारे भारतीयों को इन्होंने जान से मारा था। इसलिए 21 साल बाद इन्होंने जनरल डायर से इस सब घटनाओं का बदला लिया, उसको गोली मारकर। इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि वापस लौटा दी थी। और वायसराय जो कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे जो शंकर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों उसके बाद अंग्रेजों के प्रति भारतीयों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और अंग्रेजों के प्रति जितनी क्रूरता होती वो उतना दिखाना शुरू किया। बहुत सी चीज़ों का बहिष्कार किया गया अंग्रेजों की। C.F. एंड्रयूज ने इस कांड की जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संधि दी थी। मतलब C.F. एंड्रयूज एक नामक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो एक जानबूझकर की गई क्रूर हत्या थी। 13 अप्रैल को बैसाखी हुआ करती थी। दोस्तों बैसाखी के दिन ये हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन घटा था। और इस हत्याकांड की जो जांच है वो करवाने का जिम्मा किसको दिया गया, हंटर समिति का गठन किया गया और हंटर समिति को ये काम सौंपा गया कि भाई इस सभी जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था इसकी जांच पड़ताल करो कि इसका मेन मुख्य मतलब कमी कहाँ ये थी, किसकी गड़बड़ थी कि किसके कारण ये हत्याकांड हुआ। लेकिन दोस्तों ये हंटर समिति थी तो अंग्रेज़ों की ही, इसलिए ये इनकी तरफ क्यों बोलेगी दोस्तों। तो 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार आया जिसने सिखों को पृथक प्रणाली चुनाव करने की अनुमति दे दी थी। जैसे कि दोस्तों हमने इससे पहले वीडियो में या फिर अपनी ही वीडियो में एक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक वीडियो हुआ करती थी उसमें हमने आपको बताया था कि नरम दल और गरम दल जो कांग्रेस की ब्रांच है वो डिवाइड हो जाती है 2 दल में, एक नरम दल और गरम दल। और जैसे ही ये दोनों ब्रांच फिर से एक होती हैं तो उसमें एक तीसरा दल और शामिल हो जाता है जिसका नाम होता है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग जो तीसरा दल शामिल होता है वो किस आधार पर शामिल हुआ था कि मुस्लिम लीग जो है अलग से चुनाव जो है वो कर सकता था
उसकी अनुमति लेकर तीसरा दल शामिल हुआ था। तो आगे चलकर दोस्तों ऐसे ही जो सिख हुआ करते थे, सिखों को भी अलग से चुनाव लड़ने की जो है अनुमति मिल गई थी। तो पृथक चुनाव की प्रणाली जो है वो सिखों को करने की अनुमति दे दी गई थी। 1919 में खिलाफत आंदोलन आया और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी जी। बाद में इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन का नाम दे दिया गया। 1920 में इसका ढांचा जो है महात्मा गांधी ने तैयार किया था, जिसकी अध्यक्षता भी महात्मा गांधी जी ने की थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चला था, जो कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है दोस्तों उस वक्त। और बाल गंगाधर तिलक दोस्तों इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे। बाल गंगाधर तिलक के मरने के बाद महात्मा गांधी जी ने उनके नाम से एक तिलक कोष रखा था और उस देखते देखते उसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे जो है वो एकत्रित हो गए थे। दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हो 1920 के आसपास 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्धि इतनी थी कि उनके उस तिलक कोष में 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है चंदे के तौर पर। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था और जिसे लोगों ने काले झंडे दिखाकर भेज दिया था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई और चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया। चोरा चोरी की घटना दोस्तों मैंने आपको इससे पिछली वाली जो वीडियो है या फिर महात्मा गांधी वाली जो आंदोलन वाली वीडियो है उसमें ये बात क्लियर की गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी आंदोलन है उसमें मैंने चोरा चोरी घटना का डिटेल से टॉपिक बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जो इवेंट की वीडियो थी, जो कि हमने इससे पहले जो आपको वीडियो दी वो 1905 से लेकर 1916 तक का इतिहास उसमें हमने जिक्र किया था, जितने भी इवेंट हुए थे इस बीच में। और आज की वीडियो में हमने 1916 से लेके 1927 यानी जो भी है हमारा 1927 तक का हमने टाइम जिक्र किया है। 1922 तक 1916 से लेके 1922 तक का हमने जिक्र किया है, इस बीच जितने भी इवेंट हुए हैं। और आगे जो हम वीडियो आपको देंगे 1922 के बाद का इवेंट देंगे, जो भी उसमें इवेंट होंगे दोस्तों। ऐसे कर करके हम पूरा आधुनिक भारत डिस्कस कर लेंगे और इस आधुनिक भारत से जितने भी टॉपिक आएंगे, उस टॉपिक से जितने भी संबंधित प्रश्न उठेंगे हमारे वनडे एग्ज़ाम में, वो सभी के सभी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप सबको वो सभी की सभी PDF फाइल मिल जाएगी, जितनी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, जिससे कि आपको नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नई वीडियो में, अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।